हेलो एंड वेलकम टू कंसोलिडेट यूपीएससी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीएपीएफ पेपर वन में कैसे अपना स्कोर अभी भी बूस्ट कर सकते हैं। आप जितना स्कोर कर रहे हैं उससे कैसे आप अभी भी 30, 40, 45 प्लस मार्क्स तक बूस्ट कर सकते हैं। एग्जाम को आखिरी 15 दिन बचे हैं हार्डली, तो आप नॉलेज गेन करके इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। तो आखिर में आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू से कैसे आप राइट माइंडसेट डेवलप करेंगे, कैसे राइट एप्टीट्यूड लगाएंगे कि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। तो ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि राइट एप्टीट्यूड पर सीएससी के पीवाईक्यूज पर लगभग लगभग सब बहुत लोग वीडियो बनाते हैं और जनरली सीएपीएफ पे ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन इस पर बात करने वाले हैं। आज सीएपीएफ पर हम 2025 का पेपर देखने वाले हैं और लगभग 20-22 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मुझे जरूरी नहीं आप मुझसे सब में एग्री करें कि आप उस एप्टीट्यूड से एग्री करें कि आपको सही लग रहा है नहीं, लेकिन अगर आप उसमें से आधे पे भी एग्री करते हैं, 7-8 पर भी एग्री करते हैं और आपके 30 मिनट में इस वीडियो से अगर 7-8 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो 15, 20, 25 मार्क्स बढ़ने में क्या बुरा है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम ऐसे पे और आर्गुमेंट पर और रिपोर्ट पर बात कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो एक और इन्फॉर्मेशन दे दो कि टेलीग्राम चैनल जिन्होंने कंसोलिडेट यूपीएससी का ज्वाइन किया हुआ है वो अपनी फ्री कॉपीज भेज रहे हैं, और जिन्होंने भेजी उनकी मैंने इवेलुएट करके भी दिया, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप मुझे भेज सकते हैं अगर आपको इवेलुएट करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 23। ये बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 2023 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो एक तो हो सकता है यहाँ गलत करा दिया हो, यहाँ फैक्ट है तो हो सकता है यहाँ गलत करा दिया हो, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन कम है। ठीक है, दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहे हैं मिनिस्ट्री का अंडर है। जनरली आपने ये बहुत फेमस चीजें सुना होगा कि मिनिस्ट्रीज गलत देते हैं, मिनिस्ट्रीज गलत देती है यूपीएससी। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि आपको मिनिस्ट्रीज गलत ही मान के चलनी है, लेकिन जहां भी मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन आए तो मेरी सजेशन है कि आपको कुछ अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री से हमेशा सोचनी है। कि मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पे आया तो इसने बोला है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो सकती है। अब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि इन्वायरमेंट की आपको थोड़ा इससे लिंक कर पाओ, लेकिन हो सकता है ना कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है, तो क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है ना। तो एक्चुअल किसकी मिनिस्ट्री यही है। आप जितनी ज्यादा आपको मिनिस्ट्रीज अल्टरनेटिव में याद रहेगी तो आपके चांस होंगे क्वेश्चन सही करने के। तो उस हिसाब से इसका ये गलत हो जाता है और लोग इसको मिनिस्ट्री देख के भी काट देते हैं। तो जब और लोग सही कर रहे हैं तो आपको भी एप्टीट्यूड लगाना ही है, पीछे नहीं रहना। तो इसका ये गलत था, मिनिस्ट्री गलत दी हुई थी। और जनरली अगर एक गलत करा दिया, मिनिस्ट्री गलत करवाना चाह रहा था यहाँ पे, वो ये चेक कर रहा था तो वो ईयर गलत नहीं देता है, जनरली ऐसी माइन्यूट चीजें गलत नहीं देता है। तो ये सही था, इसका आंसर देता। तो ये फुली आप इसमें एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वही आप बाकी क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत महोत्सव 25 इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, it aims at promoting economic stability and financial security among rural population। अब इसने कुछ नहीं बोला है इस महोत्सव में, कुछ फैक्चुअल ये नहीं बोल रहा है, ये बस इसका एम बता रहा है कि इसका एम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना। तो आप इसको कहीं से भी गलत कर सकते हैं, मतलब आप कितना अगेंस्ट जाएंगे इसके। जनरली अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया तो आपको जबरदस्ती गलत करने पे नहीं जाना है। जहां तक सेंटेंस ऑटोमेटिकली चीख चीख के नहीं बोल रहा हूँ वही मैं गलत हूँ, कुछ नेगेटिविटी नहीं दे रखी हो, वहां तक आपको गलत नहीं मानना है। तो ये साउंड पॉजिटिव कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये फोकस कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ये भी अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है। तो ये सही हो गया, तो इसका आंसर है 1 और 2। अब जैसे ये थीम कैसे पकड़ते हैं कि ये ग्रामीण भारत महोत्सव पे पूछ चुका वो, तो और कौन से इस बार जो महोत्सव इम्पोर्टेंट है जो न्यूज में है, जल महोत्सव है, उनके अलावा जो है भारत रंग महोत्सव है, भारत रंग ये है। और उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पैसा महोत्सव है। इसका लोकेशन भी देख लेना कहाँ पे हुआ है, अगर आपका है तो कमेंट में बताना कि पैसा महोत्सव कहाँ पे हुआ है। तो ये आप देख लेना, क्या पता इनसे पूछ ले। ठीक है, तो चलते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूर्वोदय, अब ये बजट का क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको बजट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी केवल अपन एप्टीट्यूड पर बात करते हैं, भटकते नहीं है। तो पूर्वोदय डेवलपमेंट पर पूछा है कि उनमें से कौन सा स्टेट इसमें कवर नहीं है। अब आपको इन स्टेट में पैटर्न देखना, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, कौन सा स्टेट है जो लिस्ट ईस्ट में है, मतलब कम से कम ईस्ट में पड़ेगा सबसे ज्यादा, मतलब वो वेस्ट साइड में पड़ेगा। ये बिहार है, बिहार एकदम यहाँ है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, झारखंड झारखंड यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ जाएगा। तो जो झारखंड है लगभग लगभग सॉरी छत्तीसगढ़ है वही सबसे लीस्ट इसमें पड़ेगा। किसमें? जो छत्तीसगढ़ है वही सबसे लीस्ट इसमें इस डायरेक्शन में पड़ेगा, वो थोड़ा वेस्ट में पड़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो आप इससे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। वैसे ये पता होना चाहिए था, मुझे भी पता था, बहुत फेमस था उस टाइम पे, लगभग जिन्होंने भी अगर बजट थोड़ा भी बढ़ा था तो उनको पता था ये। पर अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो आप कैसे सोचते हैं कि भाई अगर पूर्वोदय पूछा है मतलब ईस्ट का पूछा है तो जो सबसे कम ईस्ट में पड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है। It will support clean tech manufacturing. ठीक है। It will facilitate promotion of employment opportunities and labor intensive sectors. अब मैं आपको थोड़ा सा MSME के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, जो आपके पेपर में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। MSME जो है 30% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा 35% ये मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और उसके अलावा लगभग ये राउंड फिगर में डाटा 45% ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा सेक्टर है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पे पूछा है और ये बोल रहा है कि इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। तो भाई क्यों नहीं कवर करेगा, बिल्कुल करेगा ना। यहाँ देखो आप डाटा, मैन्युफैक्चरिंग 35% है ना, ये सही हो गया। इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल करेगा। क्या गलत लग रहा है आपको उसमें? कुछ नहीं। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इतना ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है, तभी तो अपन इसको प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन ही इकोनॉमी का क्वेश्चन था, जहां पे आप फंस जाओ आपको ठंडे दिमाग से थोड़ा सा काम में लेना है। जैसे ये क्वेश्चन इसने नेचर ऑफ गुड्स बता रखा है और इनकम इलास्टिसिटी को साथ में बता रखा है। तो एक होगा नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर यहाँ आएगी, उसके बाद फिर नेसेसिटी गुड्स आएगी, और फिर इसके बाद आखिरी में आएगी लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स का इन्होंने दिया हुआ है मोर देन वन। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी एक से ज्यादा। नेसेसिटी का दिया हुआ है इन्होंने 0.7। तो इंफीरियर का क्या होना चाहिए? 0 से भी कम होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, लेस देन 0। और लग्जरी का ग्रेटर देन 1, और जो बीच की रेंज है वो नेसेसरी की होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाए, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने खुद ने पैटर्न बिगाड़ा है, बिटवीन 0 ठीक है, मोर देन 1, मोर देन 0, तो ये वाली रेंज भी आ रही है ना, फिर इसी को क्यों दिया वापस? नहीं ना, तो यहाँ आएगा लेस देन 0। तो ऐसा करके आपका ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये गया आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप इस वाले क्वेश्चन में मुझसे एग्री करें या नहीं। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज was the theme of meeting convened in 2025 under the aegis of। ये जो मीटिंग्स होती थी ये किसकी थीम्स थी, मतलब इनमें से किसकी थीम है ये? तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G7, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अब मैंने इसको ऐसे किया था कि यार WTO बहुत फेमस सुनते रहते हैं, G20 सुनते रहते हैं, G7 भी सुनते रहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जनरली कम सुनते हैं। मतलब ये जब इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया तो मैंने सोचा यार ये वर्ल्ड बैंक भी तो दे सकता था ना, ये IMF भी दे सकता था, कितनी फेमस बॉडीज थी, लेकिन ये जनरली बहुत लेस बॉडी है, तो इसको क्यों दिया? हो सकता है क्योंकि यही आंसर हो, और यही एप्टीट्यूड है, सोचना पड़ता है कि अपन सही नहीं करेंगे तो कोई और सही करेगा, इसलिए ये लगाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं ओड वन आउट, कि जो बाकी थे वो थोड़े सेम थे, तो इनमें पैटर्न क्या था कि यार ये थोड़े फेमस थे, ये लेस फेमस था, तो ये इसका आंसर था। तो आप इतनी से इसका आप चाहे तो ले सकते, अगर आपको ठीक लगे तो। मैंने ली थी तो मेरा ये सही हुआ था। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, तो इसको इसमें ऐसा था कि नोट करेक्ट पूछा सबसे पहले तो, इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल्ड, रीचिंग अराउंड 4.3% इन 2023 फ्रॉम 1.3। तो ये 1.3 कब था? 2005 में, और 4.3 कब हुआ? 2023 में। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिया हुआ कि 50% है ग्लोबल शेयर का या 20% है, 4.3 के आसपास। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया तो आप मानेंगे होगा इसी, और 2005 है तो इतना मतलब डबल ट्रिपल हो ही सकता है। ठीक है, तो ये जनरली करेक्ट है। लेकिन दूसरा वाला देखोगे आप,
तो इसमें ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिप्रेजेंट एरियाज वेयर इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिव लार्जर शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट एट 10% एंड 8.5% रिस्पेक्टिवली। मतलब ट्रेवल का तो ये 10.5% बता रहा है और ट्रांसपोर्ट का बता रहा है 8.5% ग्लोबली हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ना कि यार जब भी एप्टीट्यूड क्या कहता है, मतलब ये आपको पैटर्न पीवाई क्यू बार बार करोगे तो वहां से पता लगेगा। मुझे वहां से पता लगा, ये मैं ओडो नाउट डबल फैक्ट ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार जहां से पीवाई क्यू के हुए हैं इतनी बार सीएससी के सीएपीएफ के सबके, तो वहां से ये आइडिया लगता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, अब आप रिसर्च करने तो बैठ नहीं सकते, तो आपको थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो डबल फेक दिए होते तो हो सकता है जनरली क्रॉस एक्सचेंज कर देता है ऐसे भी, ठीक है। लेकिन दूसरा इसमें ये भी सोच रहे हैं यार कि जो है आपने कभी सुना है कि ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट में अपनी कंपनीज को बाहर जाके इतना एक्सपोर्ट दे रही हो, लेकिन ये जरूर सुना है कि आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनमें अपना सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में। तो इसलिए ये मुझे गलत साउंड किया, और इसका लॉजिक यही था कि यार आईटी और इसमें आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ज्यादा है। ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट तो अपना खुद का ही बढ़िया नहीं है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा, वो भी इतना 10% ये करेंगे। तो थोड़ा भी अगर अब ठीक लॉजिक लगाते तो ये गलत था। इसमें नोट करेक्ट पूछा था, आंसर लिटू है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अलग चीज के लिए रखे हैं, इनको इस वीडियो पे इन पर बात नहीं करेंगे, इन पर भी नहीं। ये इसमें कुछ एप्टीट्यूड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए बता दूं कि आपको इजी क्वेश्चन से स्किप नहीं करना है। इसमें क्या था, कोड ऑन वेजेस ये पूछा था, वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर पूछा था। तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि न्यू लेबर कोड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसने कुछ भी नहीं पूछा था कि आपको यार ईयर भी याद है ना कि वेजेस कोड वाले में ईयर कौन सा था, तो उसमें क्वेश्चन आपका हो जाता है 2019। बाकी के ईयर भी मैंने आपके साथ में लिख दिया, और आपको अगर आपके पास आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो आप इसको रिवाइज करके जरूर जाना, हो सकता है इनसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सेम करता है। के बाद ये क्वेश्चन था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में था, केक के बारे में था। इसका एप्टीट्यूड में अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी के लिए तो केक बनाया है। दूसरा, ही कंट्रोल द इशू एंड रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर जो केग है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेगा, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी। हमने पॉलिटी में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप ये तो सबसे समझ पढ़ते हैं ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट करती है। वहां से कुछ भी फंड निकलवाना होता है कौन निकालता है, पार्लियामेंट की कंसेंट से निकालते हैं। तो ये आपको थोड़ा भी मतलब आप अवेयर रहते हैं या उस टाइम पे आपका दिमाग ऑन रहता है तो आप इसे सोच सकते हैं। अब ऐसा कैसा है, यहाँ पे एप्टीट्यूड क्या काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि जनरली जहां भी मान लो पॉलिटी वाला क्वेश्चन दिया हो, प्रेजेंट दिया हो कि प्रेजेंट ये कर सकता है, प्रेजेंट वो कर सकता है, तो आपको उसको गवर्नर से रिप्लेस करके देखना है। क्या पता कुछ चीज गवर्नर करता है उसने रिप्लेस कर दिया हो, गवर्नर दिया हो तो उसको प्रेजेंट से रिप्लेस करके देखना है, या प्रेजेंट दिया हो तो उसको पार्लियामेंट से करके देखना है कि प्रेजेंट ये कर सकता है, क्या पता वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, वो पार्लियामेंट कर सकती हो, या फिर प्रेजेंट तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ जो कीवर्ड्स है ना, इनको आपको एक्सचेंज करके देख लेना है, क्योंकि बहुत बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा हुआ है और मैं आपको सारे बता भी नहीं सकता, नहीं आपके पास अभी इतना पेशेंस है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे जो 5th एंड 6th शेड्यूल के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप तो पता भी होगा आपको। तो इनमें क्या होता है कि जो चीज प्रेजेंट कर सकता है ना उसका गवर्नर का बता देते हैं उसको, और जो गवर्नर कर सकता है उसको प्रेसिडेंट का बता देते हैं। तो ये एक्सचेंज वाला आपको ध्यान में रखना है, तो इसको पार्लियामेंट कर सकता है ना कि प्रेसिडेंट, तो इसका ये गलत है। थर्ड है, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सस्टेनेबली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज, ठीक है। वो जो रिपोर्ट है उनको यही तो करता है, ऑडिट ही तो करता है उन बॉडीज को, सारी बॉडीज को। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट करते हैं, आपका आंसर आ रहा था सेकंड गया सी आंसर, ठीक है। उसके बाद ये जो जहां जहां ग्रीन मार्क है इनके बारे में मैं अलग से बात करूंगा अगले वीडियो में, ये इनमें कोई एप्टीट्यूड नहीं है। द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया, द टर्म विचित्रचित्ता, चित्रकरापुल्ली एंड चित्रकारी, तो ये जो टर्म थे ये किसको रेफर करती है। अब ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रही टर्म्स, कितनी टफ लग रही है ना, फिर भी अगर आपने यूपीएससी के पीवाई को बार बार किए हैं तो आपने कुछ थीम्स नोटिस की होगी कि जब भी कीवर्ड्स पूछता है तो वो जनरली किससे रिलेटेड होता है, टाइटल। सबसे ज्यादा कम से कम लास्ट 3-4 साल में यूपीएससी ने 20 बार क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि कुछ टर्म्स रहता है ये किससे रिलेटेड है, टाइटल से। बहुत सारे ऑप्शन दिए हो तो फिर भी आपको उनमें से देखना है, अगर कई बार टाइटल है तो टाइटल जो यूपीएससी में 25 में पूछा है,
26 में 24 में पूछा है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, और सीएफएफ में भी पूछा है इससे पहले। दूसरा, अगर मान लीजिए टाइटल ऑप्शन में है तो फिर हो सकता है वो कोई हो, जैसे फनम है, फनम पूछा था एक बार। और अगर ये भी नहीं हो तो पोर्ट्स है, पोर्ट्स 2023 में सीएसई में पूछा था। तो कहने का मतलब, अगर आपने ये थीम्स एनालाइज किए तो आपको पता होगा कि यार वो ऑप्शन में जनरली टाइटल, कोइन, पोर्ट्स, मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड ये चीजें है या फिर कल्चर से, ये देता है। जनरली ऐसा ट्रेंड नहीं देखने को मिला कभी कि उन्होंने मार्केट, पोर्ट, टेम्पल्स ये सब पूछ लिया कि ऊपर दिया कि ये क्या है। टेम्पल का नाम देंगे तो सीधे पता लग जाएगा। तो इसलिए ये थीम से ये क्वेश्चन हो रहा है। आगे देखते हैं। Who among the following British commanders suffered defeat in the famous Battle of Sinhad during 1857 रिवोल्ट? अब ये क्वेश्चन आप देखोगे क्या, चिन्हट हो सकता है, आपने चिन्हट बैटल का तो नाम भी नहीं सुना हो कि चिन्हट लड़ाई कौन सी थी, कौन सी थी। साथ में इन्होंने दिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। ये जैसे क्वेश्चन का कि 1857 रिवोल्ट इन्होंने साथ में क्विट किया, चिन्हट लड़ाई भी तो चलो वो देते हुए तो खत्म कर सकते थे। ऑप्शन देखो, हेनरी लॉरेंस, कैप्टन हर्से, फ्रांसिस सेल्टन, चार्लिस बोल। मैं आपको सच बताऊं, मैंने इनमें से एक भी नाम मैंने पहले नहीं सुना हुआ था। लेकिन अब ने 1857 रिवोल्ट पढ़ा था तो वहां पे हेनरी लॉरेंस का नाम पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था। अगर आपको नहीं भी याद है, आपने बस सुना भी, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन इतना अपने को पता होगा कि जो लखनऊ वाला जो था, जो हजरत बेगम जिन्होंने जो रिवोल्ट चलाया था, उसको सरप्रेस किया था इसने, हेनरी लॉरेंस ने। और अगर आपको पता हो तो चिन्नट की जो है ना, वो भी अवध के आसपास ही है, लखनऊ में। तो वही उसी लड़ाई में ये डिफीट हुआ था। तो आपको पता, ये ओड आउट से कैसे हो रहा है कि बाकी जो तीन नाम थे एकदम ही अननोन थे। कौन सा हेनरी लॉरेंस है वो अपन ने 1857 में सुना है या कहीं भी सुना है, इन्होंने खुद ने हिंट दिया। तो हेनरी लॉरेंस इसका आंसर गया, तो बाकी हमने सुने ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर 1857 दिया है तो आप उसी पे भरोसा करेंगे ना जो नाम आपने सुना होगा। तो ये विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आपसे, हो सकता है कि आपको इनमें से आधे पे भी भरोसा नहीं हो रहा हो, लेकिन लोग इनसे मार्क्स बूस्ट कर रहे हैं यार। लोगों ने मतलब कम से कम 40-40, 50-50 मार्क्स इसी से आ रहे हैं। वरना आप ऐसे पेपर में देखो कोई 130 कैसे ला रहा होगा, केवल नॉलेज से पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर अपन अप्लाई नहीं करेंगे और अपन ट्रस्ट नहीं करेंगे इस पे, तो कोई और कर ले जाएगा, किसी और के आएंगे मार्क्स। तो वही बात है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, with the reference to the history of Odisha, consider the following statement, ठीक है। अनंत वर्मन, ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, और मैं सच बताऊं, मुझे मतलब फैक्चुअल नॉलेज में इनकी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं बताऊंगा अभी मेरा कैसे सही हुआ था। अनंत वर्मन चोड़गंगा consolidated Odisha into powerful kingdom and was patron of Sanskrit and Telugu literature। ये उड़ीसा का राजा है और इसने क्या नाम से पावरफुल किंगडम स्थापित किया है, बनाया है इसने उड़ीसा को, और संस्कृत और तेलुगु को प्रमोट ये कंजर्व किया है, संरक्षण दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ तमिल भी लिखा होगा तो भी, अगर उसने एक भी लिटरेचर सोर्स अगर तमिल का भी ये कर दिया होगा ना, तो भी आप इसको गलत नहीं कर सकते। और तेलुगु का कर दिया होगा तो भी, तो आप कैसे इसको स्टेटमेंट को गलत करने जाएंगे कि नहीं नहीं उसने तेलुगु नहीं किया होगा, क्या पता उसने 2-4 लिटरेचर ही ये किए हो। और अगर अच्छा जाए तो कुछ ना कुछ संरक्षण तो किया ही होगा। तो इस ऐसे स्टेटमेंट को आप जनरली करेक्ट मानना ही होगा, क्योंकि यार ये जनरल स्टेटमेंट है यार, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब अपने को पकड़ना है यार, 3-4 स्टेटमेंट दिया तो उनमें से कौन सा गलत फ्रेम करना होगा। तो आप खुद ही सोचना है इसमें से, अगर आपको कोई सा 1-2 स्टेटमेंट पकड़ना है तो कौन सा गलत हो सकता है ना। और सारे तो गलत क्यों देगा, अगर सारे गलत दे देगा तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करने का मतलब नहीं है ना। जनरली ऐसा होता है, एग्जामिनर सारे गलत नहीं देता है, तो इसलिए। तो अनंतवर्मन चोड़गंगा बिल्ड अ ग्रेट टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद है, अभी कुछ नहीं है भाई, ये सही है गलत है कुछ नहीं बता रहा मैं इसका, मुझे भी नहीं पता। देखते हैं। नथिंग फर्स्ट इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम। जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट साउंड कर रहा है कि जो नरसिम्हा वर्मा ने उसको एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाया और उसमें प्रोस्पेरिटी लाई किंगडम में, ठीक है। ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है, पहला भी कर रहा है। तो अगर इसमें एग्जामिनर कहीं गलत करा सकता तो क्या करा सकता था, यही नाम इन्होंने यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो हो सकता है ये नाम नहीं हो, इसकी जगह कोई दूसरा आ जाओ। या हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा मंदिर हो, और यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने यही एक्सचेंज किया है। तो जहां भी वापस डबल फैक्ट है ना, एक फैक्ट दो फैक्ट, तो उनको एक्सचेंज करेगा। यहाँ भी जहां जिस स्टेटमेंट में डबल फैक्ट है उन्होंने उसी को एक्सचेंज किया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो इसका आंसर है मिलेटो।
Ancient architectural development in the hills of North Indian states. Consider the following statement. ठीक है, इनके रेफरेंस में बात करनी है. The temple of गर्भगृह and शिखरा were made in रेखा प्रसाद और लेटिना स्टाइल. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि जो ये वाले गर्भगृह शिखर वाले टेम्पल थे वो जो रेखा प्रसाद वाली स्टाइल में बने हुए हैं. ठीक है, द Pandarathan temple in Kashmir is built on a plinth in the middle of lake. ठीक है, पता नहीं, एक बार भरोसा कर लेते हैं क्योंकि फैक्ट है, क्या पता गलत कराया हो. द जगेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन ग्रह रीजन. ये भी फैक्ट है, क्या पता, देख लेते हैं. उसके बाद द लक्ष्मण देवी मंदिर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन. लक्ष्मण देवी मंदिर जो है उसको पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस मिला है. जहां भी इन्फ्लुएंस हो आप इसको कैसे ही गलत कर सकते हैं, क्या पता थोड़ा इन्फ्लुएंस हो ज्यादा रहा हो, क्या पता मंदिर में केवल जो बाहर के पट होते हैं इन्फ्लुएंस हो, मूर्ति पे किसी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस हो. तो ये तो करेक्ट होगा ना, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है. तो दो तो करेक्ट है, तो दो फैक्ट है. तो अब आपको इतना सर्च लेना है कि अब दो पे तो आगे कि यार दो तो करेक्ट है. करेक्ट पूछा था ना, तो मतलब इन तीन, या तो तीन आंसर होगा या चार होगा. सॉरी, हाँ मतलब वन तो नहीं होगा, एटलीस्ट आप टू पे तो आ गए. अब इन दोनों फैक्ट्स में से आपको क्या पता, आपको दोनों गलत मानने पड़ जाएं. पर मैं जनरली मेरा एक ही रूल है, मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ. मैं देखता हूँ कि कहाँ कुछ एक्सचेंज कर सकता है एग्जाम. जैसे मिनिस्ट्री एक्सचेंज करके मैंने आपको बताई, वो प्रेसिडेंट को उससे एक्सचेंज कर दिया. वैसे गढ़वाल जब भी नाम आता है, आप कुमाऊं गढ़वाल एक साथ लेते हैं ना, तो यहाँ पे पेज देता है कि जगेश्वर टेम्पल जो है वो गढ़वाल में नहीं कुमाऊं में लोकेटेड है. तो यहाँ पे फिर एक्सचेंज किया था. तो इन दोनों में से कोई तो एक गलत हो सकता था. अगर आप एक कोई सा भी अगर नहीं भी कर पाते, ऐसे भी एक मान लेते हैं, तब भी आप ओनली तीन पे आ जाते. दोनों मान लेते तब हो सकता था आप टू पे आ जाते. लेकिन आप कम से कम दो स्टेटमेंट का तो आपने करेक्ट पता कर लिया था, तो आप दो दो स्टेटमेंट पे तो आ गए थे 2 और 3 में. तो ठीक है, और सारे सही क्यों नहीं देगा कि फिर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब आया. अगर वो सारे इफेक्ट वाले क्वेश्चन पे पूरा ही सही दे दिया तो फिर क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं करता कि सारे सही या सारे गलत देते. इसलिए अपने को गलत पकड़ना होता है. वो अपन काम पकड़ेंगे, जनरल स्टेटमेंट को सही मानेंगे और फैक्ट में से पकड़ेंगे इधर. और इनमें से भी जनरली चांस रहेगा दो में से एक ही इनकरेक्ट देगा. ठीक है, वो अगर आपको ये भी नहीं पता कौन सा दिया और आपने ये वाला पैटर्न भी मान लिया कि यार एक फैक्ट गलत दिया होगा, दो स्टेटमेंट से एक ही दिया होगा, जनरल तो सही से, तो भी आप एक को कोई से को भी गलत मानोगे तो भी ओनली थ्री आ रहा है. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द कटपय्यादी सिस्टम, प्राणहिता एंड दृगणिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विद. ये रेफरेंस वाले ये जो टर्म देखे कि किससे किसको रेफर कर रही है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. तो इसके लिए आप जो एंशिएंट मिडावल के टर्म्स है इन पे उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे एक साथ कंसोलिडेट करके प्रोवाइड कराऊंगा एक आध पेज में, शॉर्ट में, 2-3 पेजेस में. ठीक है, तो इसमें ये जो था दृगणिता, ये वाला कीवर्ड, इसमें क्या रहा है, गणित आ रहा है ना पढ़ने में. तो आप मैथ जनरली में से कितने यूज ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, केमिस्ट्री, म्यूजिक एंड आर्ट. एस्ट्रोनॉमी ले सकते हैं डिस्टेंस वगैरह मेजर करने में. तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सही किया था. दूसरा, अगर आप कटप्पा ये वाला भी देखें तो ये वैसे एक टेबल होती है, कटपय्यादी सिस्टम में एक टेबल होती है जिसमें इन सबको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर इनके बाद जैसे के बाद ख आता है, ट के बाद ठ आता है, फ भ आता है, तो उनको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. एक टेबल बनाते हैं डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए. लेकिन आपको इतना पता होना जरूरी नहीं है. अगर आप एक गणिता भी पकड़ रहे हो और इससे भी लॉजिक लगाते हैं कि यार ये कहाँ में ये टर्म किससे रिलेटेड हो सकती है, मैथ्स इनमें से किससे रिलेटेड हो सकती है, तो वो एस्ट्रोनॉमी. तो ऐसा आपका ऐसे ही हो सकता था. Mass movement, which of the following types of mass movements are categorized as rapid movements? रैपिड मूवमेंट्स. ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पर फिर भी इसमें लग रहा था तो एप्टीट्यूड तो मैं आपको बता देता हूँ. रैपिड मूवमेंट्स का पूछा है. फर्स्ट है क्रीप, दूसरा है मड फ्लो, सोलिडिफिकेशन एंड स्लम्प. ठीक है, तो अगर रैपिड मूवमेंट्स में पूछा है अपन से कि कौन सा टाइप है मास मूवमेंट का जो जिसमें इसको कैटेगराइज किया जा सकता है, तो क्रीप तो होता है ना, रेंगना, जिससे सांप रेंगता है. तो रैपिड वाले में क्रीप कैसे करेगी, अगर रैपिड मूवमेंट हो रहा है तो क्रीप तो नहीं करेगी, तो ये गलत हो गया है ना. तो ये जाते हुए से आप 2 पे आ गए, 2 and 4 एंड उसके अलावा 3 and 4. अब 4 तो सही है, स्लम्प ये सही है. दूसरा 2 and 3 में से आपको कोई सा एक देखना है, मड फ्लो, सोलिफंक्शन, सोलिफ्लंक्शन को नहीं बोलते, मृदा सर्पण, तो ये वापस सर्पण रेंगने वाला है. तो ये जो है जो स्लो मूवमेंट है ना उनके एग्जांपल है दोनों, क्रीप और सोलिफ्लंक्शन. ये ना स्लो मूवमेंट्स में होते हैं दोनों फीचर्स.
तो यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा, तो आप थर्ड को भी काटोगे तो ये थर्ड भी गया, आपका 2 and 4 आंसर आ जाएगा। केवल कीवर्ड के इससे ही कि रैपिड मूवमेंट पूछा था और क्रीप या निरेंगना होता है, और सोलिफ्लंक्शन हिंदी में मृदा से पर उन्होंने खुद ने दिया हुआ था, तो ये सरपण से कि ये भी तो रेंगना, सब क्या करता है रेंगता है, तो ये इसके फीचर्स नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आता है 2 and 4। Which of the following statement has launched the which of the following has launched the environmental project? शहीद ए आजम, सरदार भगत सिंह, हरिवल लियार, कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया है? सिंपली ये पूछ रहा है ऐसे, तो भगत सिंह से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, है ना। भगत सिंह का नाम आपने कहाँ सुना है? भगत सिंह का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो बार बार भगत सिंह के साथ नाम आता था, लाहौर आता था ना। लाहौर कॉन्फ्रेंस थ्योरी सैंडर्स की तय की थी, तो लाहौर कॉन्फ्रेंस थ्योरी थी क्यों? क्योंकि ये उस एरिया से थे, वहां कहते हैं। दूसरा लाहौर स्टूडेंट यूनियन जो इन्होंने बनाई थी वो भी लाहौर की थी। तो आप इनमें से लाहौर जो इंटीग्रेटेड पंजाब है ना, उसमें लाहौर आता था आजादी के पहले वाले में, तो आप इनमें से लाहौर से सबसे ज्यादा किसको लिंक कर सकते हैं? यूपी नहीं, एमपी भी नहीं, पंजाब, दिल्ली, पंजाब, तो पंजाब से ये रिलेटेड इतनी से ही, मतलब इतना सा लॉजिक तो आप लोग को लगाना पड़ेगा, इतना सा दिमाग तो आपको खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। which of the following are components of geographic information system? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये एक कंप्यूटेशनल सिस्टम होता है जिसमें डाटा को स्टोर एनालाइज किया जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें हम डाटा तो काम में लेंगे, से हार्डवेयर काम में लेंगे, सॉफ्टवेयर लेंगे, और डेमोग्राफिक्स हम इसमें यूज में लेते हैं कि लोग कहाँ किस एरिया में ज्यादा रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, उनका क्या पैटर्न है, किस एरिया में कौन सा बिजनेस ज्यादा हो रहा है। तो इतना बड़ा अगर सिस्टम है, कंप्यूटेशनल सिस्टम है, तो लगभग सबको यूज में लेंगे, किसी एक को भी अगर इतने बड़े सिस्टम में ले रखा होगा तो आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑल 4। सेम ही थीम पे नेक्स्ट क्वेश्चन था एकदम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन भारतमाला परियोजना? इनमें से कौन सा भारतमाला परियोजना में इंक्लूड किया गया? रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, बिल्कुल भारतमाला का ही कंसेप्ट ये है ना कि जो बॉर्डर एरियाज है और पोर्ट वाले स्टेट उन सबको लिंक करके हमें माला बनानी है ऐसा करके। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, बिल्कुल है। कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स, बिल्कुल, क्योंकि मेजर पोर्ट तो वैसे भी कनेक्टेड है ना, तो हमें नॉन मेजर पोर्ट्स को भी कनेक्ट करना है। इंटीग्रेशन विद सागरमाला, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑल करेक्ट। कोई सा भी लग रहा है आपको, खुद से लग रहा है कोई सा भी इनकरेक्ट हो सकता है, मतलब जबरदस्ती इनकरेक्ट करने की क्यों करना है जब वो पॉजिटिव राइम कर रहा है? तो इसका आंसर है 1 2 3 and 4, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जल मिशन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमें देखना है कि अब जनरली यही है, इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 2016, ठीक है, फैक्ट है, देखते हैं क्या है। दूसरा, इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, आपको नहीं पता है कि ये कब लॉन्च हुई थी, तो एक बार मान ली, होल्ड पे रख ली। इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज, ये स्टेटमेंट कैसे भी आप इसको गलत कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये रूरल एरियाज की जो क्वालिटी लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनाया गया था, ऑब्वियसली उन्हीं के लिए बनाया गया था ना। और इसने पॉजिटिव, जब भी वल्नरेबल सेक्शन की बात चले ना, कुछ भी वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर जो ट्रांसजेंडर के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया तो ऑब्वियसली वो सही होगा। गवर्नमेंट मतलब यूपीएससी को बताएगा कि ऐसा कुछ क्यों शो करना चाहेगा कि यूपीएससी इनके लिए गलत कर रहा है, गवर्नमेंट सही करेगी। तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, इसको तो आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते। दूसरा, इट इज टू प्रोवाइड फंक्शनल टेप वाटर कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड, बिल्कुल सही, इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इनमें तो आप कैसे भी करके गलत नहीं कर सकते हैं। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये फैक्ट है, बिल्कुल, क्या पता ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम से इसको एक्सचेंज किया है ना, हो सकता था। तो आप ये इससे तो निकल के नॉन करेक्ट पूछा था, तो आप ए और डी में से आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। तो यहाँ में कुछ भी लॉजिक नहीं है, आप इस पर रिस्क लेनी पड़ेगी, हो सकता है गलत हो जाए, सही हो जाए। एक्चुअली ये 2015 में लॉन्च हुआ था, तो इसका ये करेक्ट, ये नॉन करेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, इसकी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और ये सेक्टर स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पहली बात तो मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने स्कीम्स के कम से कम 5-6 पेजेस में बहुत 50 लगभग 40-50 स्कीम्स के शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं। तो मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया, जबकि जो फाइनेंस वाली स्कीम्स होती है ना, फाइनेंस वाली जिनमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, तो वो जनरली, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली, वो जनरली सेंट्रल सेक्टर होती है, क्योंकि उनमें सीधा डीबीटी से गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है और उनको स्टेट्स की कुछ हेल्प नहीं चाहिए होती। लेकिन कुछ ऐसी स्कीम जिसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़े, कि मान लीजिए कुछ स्वच्छ भारत अभियान है या फिर कुछ ऐसी स्कीम है, तो गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़ेगा ना उनके साथ, जो स्टेट के साथ।
तो वैसे ये स्कीम जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं थोड़ा सा। बाकी स्कीम्स के जो मेरे नोट्स हैं 5-6 पेजेस में बहुत ही क्रिस्प तरीके से एकदम शॉर्ट में कि कौन सी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और उनका बेसिक फीचर्स मैंने मेरे खुद के नोट्स जो बनाए हुए हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो। अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है तब तो, वरना तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सा एक चुनना है जो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट एआई नहीं आया था, उससे पहले भी डाटाबेस मैनेजमेंट तो हो ही रहा था ना, कितने सारा ये चल रहा है, तो डाटाबेस तो पहले भी मैनेज हो रहा था। गूगल तक के पहले अमेजन था, इनके डाटा स्टोरेज सेंटर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने पहले से, आपने जो लैपटॉप वगैरह, जिनका भी लैपटॉप तो लगभग 20th सेंचुरी से यूज हो रहा है, उस तब भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रजिस्टर। रजिस्टर तो बहुत ही बेसिक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपको एआई के बारे में अपन यही तो बात करते हैं कि आप उसको जो भी बोलो, इंसान की तरह बात करो हिंदी में इंग्लिश में, तो समझ जाता है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। इसलिए तो ये एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंडर आते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसलिए इसका आंसर है, अगर आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचे इसको लगाते तो। ठीक है, उसके अलावा ये पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, 1 GB बाइनरी में कितना होगा, मतलब 1 GB नेट आता है, ये कितना बाइट होगा। कितना सिंपल है, मतलब सॉरी कितना मेगाबाइट होगा। इनमें से मेगाबाइट में इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इतना पता होगा। आपके 1 GB नेट आता है, वो आप उसको क्या बोलते हो, 1024 MB, कि आपका कितना खत्म हो गया। अब तो सबके 2 GB आता है हालांकि, क्योंकि 5G वाला जमाना आ गया है, लेकिन जब 1 GB आता था तो इतना बेसिक ऊपर फोन में दिख जाता है ना कि 1024 MB है, तो 1024 MB सबसे इजी क्वेश्चन। The seasonal variation in the amount of solar energy that any place on the earth receives are influenced by। तो बोल रहा है जो सीजनल इफेक्ट है वो कौन से फीचर की वजह से होता है। इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं है, ये PYQ थीम्स है, ये क्वेश्चन इसको आप सोल्व कर सकते हो। वो ये कि डिक्टो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सीजनल वेरिएशन किसकी वजह से होता है। ऑप्शनल दे देता है, स्पीड, रोटेशनल, पोल्यूशन, कुछ भी, लेकिन बार बार एक ऑप्शन होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, जो अर्थ का जो झुकाव है ना एक्सिस पे, इसकी वजह से ये जो है सीजनल वेरिएशन होता है। और इसको कम से कम यूपीएससी ने 10 टाइम्स पूछ लिया होगा, 10 टाइम्स, तो आप PYQ करेंगे तो आपको इतना आइडिया लग ही जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि आप PYQ बार बार करें, बाकी इसमें ऐसा कुछ लग रहा है तो बस यही है। बाकी हमने 20-22 क्वेश्चन देख लिए, हो सकता है आप मुझ में सबसे एग्री नहीं करें, लेकिन जितने से भी करें तो आप, मेरी कोशिश है कि आप सही कर पाए ज्यादा से ज्यादा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जैसे ये अभी झलक बता दूं, ये इन्वायरमेंट है, बीच में आपने बजट बार बार देखा होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ जो 2 सोर्स है, दोनों ही बहुत छोट है, 5-7 पेजेस में इनको कवर किया जा सकता है, और उनमें से कम हर एक से 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, दिस इज कंसोलिडेट यूपीएससी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।